दोस्तों अपन ने बात कर ली पेडोलॉजी और रेडियोलॉजी क्या होती है। अब देखो अपन बात करें पेडोलॉजी की बात करें तो देखो पेडोलॉजी की बात करेंगे तो पेडोलॉजी के अंदर अपन ने दो वर्ड देखे थे। कौन कौन से देखे थे? एक तो पेडोलॉजी में देखा था कि ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पेडोन है और एक प्लस सेकेंड वर्ड कौन सा है, लोगस है। तो दोस्तों एक पेडोन क्या होता है, इसकी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अपन हेडिंग डालिएगा पेडोन। क्या हेडिंग डालनी है? पेडोन डालनी है कि पेडोन होता क्या है। चलो पेडोन, पेडोन। अब देखो पेडोन क्या होता है, इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट कैन बी कॉल्ड ए सॉइल इज नोन एज पेडोन। यानी मर्दा का सोइल का वह कम से कम वॉल्यूम जिसको अपन सोइल कह सकते हैं क्या कहलाता है, पेडोन कहलाता है। अपन बात करें, मैं आपको कहूँ बाहर से मिट्टी लेके आओ, हाथ के अंदर मिट्टी लेके आते हैं इस प्रकार की कि सर आपने सोइल मंगाई थी, ये लो सोइल। तो मैं इसको क्या कहूँगा, मैं आपको कहूँगा ये सोइल नहीं है, ये सोइल पार्टिकल्स है। क्या है? सोइल है, पार्टिकल्स है। ठीक है, यानी इसको अपन क्या नहीं कह सकते, सोइल नहीं कह सकते। तो सोइल किसको कहेंगे? अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि इस वॉल्यूम में कम से कम कौन से ओरिजिन प्रेजेंट होने चाहिए, ए, बी और सी। कौन से? ए, बी एंड सी, ये तीनों के तीनों इस वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी 3 लेयर्स प्रेजेंट होगी, तभी इसको अपन क्या कह पाएंगे भाई, सोइल कह पाएंगे। क्या कह पाएंगे? सोइल। तो क्या अपन ये वॉल्यूम लेके आए, इसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट है, ए प्लस बी प्लस सी नहीं प्रेजेंट है, मतलब इसको सोइल नहीं कहेंगे। इनको अपन क्या कहेंगे कि दीज आर सोइल पार्टिकल्स, बट इन दिस वॉल्यूम ए, बी एंड सी ये तीन ओरिजिन्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, सोइल कहेंगे। तो ये वॉल्यूम कितना हो, कम से कम कितना वॉल्यूम हो जिसके कारण इसको अपन सोइल कह सकते हैं, इस वॉल्यूम को अपन क्या कह देंगे, पेडोन कह देंगे। क्या कह देंगे? पेडोन कह देंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? डेफिनेशन लिख रहा हूं। डेफिनेशन देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ जाता है। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल that can be called as soil is known as पेडोन। क्या कहलाएगा भाई? पेडोन कहलाएगा। अंडरलाइन किसको करिएगा? स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को करना है, और कॉल्ड एज सोइल यानी स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जिसको अपन सोइल कह सकते हैं क्या कहलाएगा, पेडोन कहलाएगा। सोइल किसको कहेंगे? सोइल के लिए मैंने बात की थी कि कम से कम ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों ओरिजिन से क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो अपन पेडोन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो दोस्तों ये अपनी पेडोन की मैंने स्ट्रक्चर बना दी। इसके अंदर ए ओरिजिन, ये कौन सा है, बी ओरिजिन, ये कौन सा है, सी ओरिजिन। ओरिजिन्स क्या होते हैं आपने पढ़ रखा है, अच्छी बात है। नहीं पढ़ रखा अपन आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ओरिजिन क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ऊपर ऐसे बनाया है, पेंसिल के आकार में नोक बनाई है और इसको कर रहा हूँ ओ ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन है? ओ ओरिजिन है। और देखो यहाँ पे ओ ओरिजिन बड़ा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा है, जीरो। मींस ओ ओरिजिन पेडोन की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो भी सकता है और क्या हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है। क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे कि कल्टीवेटेड सोइल के अंदर ओ ओरिजिन अब्सेंट होता है, जबकि फॉरेस्ट एरियाज या जो वर्जिन सोइल है उसके अंदर ओ ओरिजिन है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो कम से कम ए, बी और सी ये तीनों ओरिजिन्स क्या प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, पेडोन कहेंगे। पेडोन की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब देखो पेडोन की अपन स्ट्रक्चर देखें। देखो मेरे पास एक डायग्राम है, डायग्राम देख लेते हैं। आइए डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये डायग्राम है, देखो ये अपना सबसे पहले फील्ड है। क्या है? फील्ड है, खेत है, कोई भी लैंडस्केप है। लैंडस्केप से क्या है, पॉलीपेडोन है। क्या है? पॉलीपेडोन है, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, इनको पॉलीपेडोन कहते हैं। तो देखो फील्ड के अंदर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। और दोस्तों जो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसी को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसी को पेडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोन। तो देखो बहुत सारे पेडोन है, ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पेडोन की स्पेशल अपन ने क्या कर लिया है, बाहर निकाली है। मतलब पेडोन को अपन ऊपर से देखेंगे तो ये हेक्सागोनल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हेक्सागोनल दिखाई देता है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं दोस्तों आपके सामने, जैसी वो स्ट्रक्चर पीछे थी वैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस प्रकार से ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है, ये हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे घास फूस उगी हो सकती है, क्या हो सकते हैं, घास फूस हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं। ठीक है, ये लो। इसके नीचे की बात करें तो ये आपको थोड़ा वो 3D में, ये मैंने 2D में बनाया है, ये 3D में बना रहे हैं। ठीक है,
ये लो, अब मेरे ख्याल से कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, पिलर सा दिखाई दे रहा होगा, खंबा सा, ठीक है। इसके अंदर ये ऊपर वाला ओरिजिन है, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, और दोस्तों ये क्या हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है ओरिजिन। लेकिन इस वॉल्यूम के अंदर ए ओरिजिन, बी ओरिजिन और सी ओरिजिन, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तीनों प्रेजेंट होंगे तो इस वॉल्यूम को अपन क्या कह सकते हैं, सोइल कह सकते हैं। ये लोवेस्ट वॉल्यूम की कितना हो सकता है, इस लोवेस्ट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, पेडोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोन कहते हैं। अपनी बॉडी की बात करें तो अपने बॉडी की जो स्ट्रक्चर, बात करें स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो कौन सी होती है, सेल होती है। बहुत सारी सेल मिलके किसका, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन है वो मिलकर अपनी बॉडी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो जिस प्रकार अपने शरीर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो कौन सी होती है, सेल होती है, उसी प्रकार सोइल की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है या जो सोइल की यूनिट होती है उसको अपन किसके नाम जानते हैं, पेडोन के नाम से। यानी बहुत सारे पेडोन है वो आपस में मिलकर पॉलीपेडोन का फॉर्मेशन करेंगे, और बहुत सारे पॉलीपेडोन है ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, फील्ड का फॉर्मेशन करेंगे, किसी लैंडस्केप का क्या करने वाले हैं, फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी जो सोइल की स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होती है उसको किसके नाम जानते हैं, अपन पेडोन के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिए, ए बी प्लस सी ओरिजिन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। वापस एक बार अपन डायग्राम देख लेते हैं। देखो लैंडस्केप, बहुत सारे पॉलीपेडोन आपको दिखाई दे रहे हैं, पेडोन दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पेडोन हो जिनकी क्या हो, सिमिलर टाइप के हो, क्या कहलाएगा, पॉलीपेडोन कहलाएगा। तो ये पॉलीपेडोन हो गया। और दोस्तों पॉलीपेडोन के अंदर देखो सबसे अपर ओरिजिन है, ये ए ओरिजिन है। देखो यहाँ पे ये ई ओरिजिन अलग माना गया। अपन प्रोफाइल पढ़ेंगे, सब इन सभी ओरिजिन की क्या करेंगे, बात करेंगे। कई बार अपन एक को ई कहते हैं, कई बार एक को ई से अलग मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट उन्होंने सोइल प्रोफाइल का अलग अलग तरीके से क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो देखो ए ओरिजिन है, बी ओरिजिन है, सी ओरिजिन है, ये प्रेजेंट है, ये ऊपर घासपूस है। तो ये पेडोन की स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, पेडोन की स्ट्रक्चर है। तो अपन कह सकते हैं कि जो सोइल की लोवेस्ट वॉल्यूम होती है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होती है, इसको सोइल कह सकते हैं। क्या कहलाता है, पेडोन कहलाता है। एक तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन पूछ जाती है एग्जाम में, क्या पूछ जाएगी, डेफिनेशन। कैसी डेफिनेशन पूछ जाएगी, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सोइल दैट कैन बी कॉल्ड ए सोइल इज नोन एज। ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, पेड मिलेगा, पेडोन मिलेगा, रेडोन मिलेगा, ऑल ऑफ दीज मिलेगा। तो क्या करके आना उस समय, पेडोन कहां से लेके आया, पेडोलॉजी वाला पेडोन है। ठीक है, सेकंड बात करें इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे अपन को 6 लाइन दिखाई दे रही है। कितनी लाइन दिखाई दे रही है, 6 लाइंस है। जो 6 लाइंस से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं हेक्सागोनल। क्या कहते हैं, हेक्सागोनल। यानी ये क्या हो गया दोस्तों, अपना हेक्सागोनल हो गया। क्या हो गया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बात होगी। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है या 4 डायमेंशनल होता है, तो देखो दोस्तों इसकी विड्थ भी है, इसकी लेंथ भी है, और इसकी डेप्थ कह सकते हैं या हाइट कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसके कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। लेंथ हो गई, इसकी विड्थ हो गई, और एक इसकी क्या हो गई, हाइट या डेप्थ हो गई। यानी जिस प्रकार अपनी सोइल है ये कैसी होती है, 3 डायमेंशनल होती है। तो इसमें सोइल की बात कर रहे हैं, ये भी कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। कैसा होता है, 3D होता है। अब एरिया की बात करें, किसकी बात करें, एरिया की बात करें कि जनरली पेडोन है, इसका एरिया कितना होता है, यानी इसका जो सरफेस एरिया वो कितना होता है। तो दोस्तों पेडोन है, इसका जो एरिया है वो कितना होता है, 1 to 10 मीटर स्क्वायर। कितना होता है भाई, 1 to 10 मीटर स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक। वापस एक बार डायग्राम दिखा रहा हूँ, डायग्राम देख लीजिएगा। कोई भी लैंड है, इस लैंड का क्या ले लिया, सॉरी ये लैंडस्केप्स है, ये इसका एक क्या ले लिया, बहुत सारे पेडोन है, बहुत सारे पेडोन है, इनको एक साथ पॉलीपेडोन के नाम से जानते हैं। पेडोन की अपने क्या होगी ये स्ट्रक्चर, यानी बहुत सारे ऐसे पेडोन होते हैं, ये आपस में मिलकर पॉलीपेडोन का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे पॉलीपेडोन है वो फील्ड का फॉर्मेशन करते हैं, सोइल का फॉर्मेशन करते हैं, खेत का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर सके हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई कि जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होती है इसको कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है। ये कैसा होता है, 3D होता है, और एरिया कितना होता है, 1 to 10 है मीटर स्क्वायर। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ो, पढ़ाते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अपन एक एक वर्ड की क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। दोस्तों पेडोलॉजी से वापस देख लेते हैं। देखो दोस्तों पेडोलॉजी से एक पेडोन वर्ड आया था, पेडोन की अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। इसके अंदर पेड वर्ड भी आ रहा है, कौन सा आ रहा है, पेड, PED। ये सारे यही पे क्या करा रहा हूं मैं, क्लियर करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं आपको कंफ्यूजन नहीं हो, आगे क्या नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। कंफ्यूजन तो अपने को रखना ही नहीं है, क्योंकि क्या देने जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम में आंसर अपने सामने होगा,
लेकिन गलत करके आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला करें कि ये वाला करें। फिर क्या करते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। क्या कितने ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। फिर कोई महाकाल का फास्ट रखता है, कोई बालाजी महाराज का फास्ट रखता है। फिर आंखें बंद करते हैं कि दोनों में से कौन से करें, और आंखें बंद करके कहते हैं बालाजी महाराज की जय। अरे सेकंड वाले पे टिक हो गया रे, बालाजी महाराज का फास्ट करते हैं, बालाजी महाराज कभी गलत नहीं करा सकता, सेकंड पे टिक हुआ है। इसका मतलब मैं तो आंसर की के अंदर ओमार सीट के अंदर सेकंड वाले पे क्या कर दूंगा भाई, टिक कर दूंगा। ये लो भाई, यहाँ पे बालाजी महाराज काम है, नहीं आने वाले दोस्तों। आपके महाकाल जी वो काम है, नहीं आने वाले, खुद को करके आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करोगे तो भगवान है वो भी आपका साथ देगा, ऐसे भगवान भी आपका साथ है नहीं देने वाला है दोस्तों। चलो पेड की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक पेड वर्ड है और एक पेड वर्ड से रिलेटेड वर्ड होता है क्लोड। कौन सा होता है, क्लोड। दोनों की अपन यहाँ पे एक साथ बात करें। अब दोस्तों अपन ने कल बात करी थी कि सोइल पार्टिकल्स है, इनका मैक्सिमम डायमीटर कितना होता है, 2 mm होता है। यानी सारे के सारे सोइल के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये 2 mm से कम होते हैं। कितने mm से हैं, 2 mm से, 2 मिलीमीटर से कम होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता था तो लिख लीजिएगा, कॉपी के ऊपर जगह दे रखी है, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो कॉपी के ऊपर जगह वो मेरे लिए दे रखी है कॉपी वाले ने कि महेश सर आएंगे वो एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं बीच बीच में, तो उनको नोट्स के ऊपर लिख लेना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं है, ये आपको पता होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगी। ठीक है, चलो पेड़ की बात करें। बहुत सारे सोइल के पार्टिकल्स हैं, इधर देख लेते हैं। बहुत सारे सोइल के पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में मिलकर सोइल एग्रीगेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एग्रीगेट का फॉर्मेशन। यानी आपस में बाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। अगर दोस्तों हिंदी में बात करें तो उनको अपन जानते हैं डेले के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डेले के नाम से जानते हैं। तो पार्टिकल थे, बाइंड हो गए, क्या बना लिया, सोइल एग्रीगेट। ये सोइल एग्रीगेट एक तो नेचुरल हो सकता है, कैसा हो सकता है, नेचुरल हो सकता है यानी अपने आप बन सकता है, और एक ये आर्टिफिशियल बन सकता है। कैसे बन सकता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें कैसे बन सकता है, तो नेचुरल देखो एक दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर किसको कहते हैं, प्लांट और एनिमल के रेजिड्यूज को अपन किसके नाम जानते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक मैटर यानी FIM की बात करें, ग्रीन मैन्योर की बात करें, कंपोस्ट की बात करें, वर्मिंग कंपोस्ट की बात करें, जिसका जनरली अपन फील्ड के अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एज ए ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं फील्ड में यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो दोस्तों पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीसेकेराइड। और दोस्तों ये पॉलीसेकेराइड है, ये गम जैसी होती है, गोंद जैसी होती है। कैसी होती है, गम, या हिंदी में कहे तो गोंद जैसी होती है। तो जब पॉलीसेकेराइड बनेगी यानी सोइल में ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से गोंद बनेगा। क्या बनेगा, गोंद। जब ऑर्गेनिक मैटर पढ़ेंगे वहां से डिटेल से बात करेंगे। अभी इतना याद रखना है कि गोंद बनता है, गम बनता है, जो इन पार्टिकल्स को आपस में क्या कर देता है, चिपका देता है। क्या कर देता है, चिपका देता है। तो ये आपस में चिपक गए, इसी को अपन सोइल एग्रीगेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोइल एग्रीगेट के नाम से जानते हैं। एक तो इसके कारण हो सकता है, एक दोस्तों सोइल के अंदर होता है फ्लोक्यूलेशन। कौन सा होता है, फ्लोक्यूलेशन के नाम जानते हैं। वापस लिख देता हूं मैं, फ्लोक्यूलेशन। आपने नाम सुना होगा, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो अपन प्रॉब्लमेटिक सोइल पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ने वाले, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है सोइल पार्टिकल्स है, इनका बाइंड होके सोइल एग्रीगेट में कन्वर्ट होना फ्लोक्यूलेशन कहलाता है। और दोस्तों फ्लोक्यूलेशन है, इसको सोइल के अंदर कैल्शियम बढ़ावा देता है। कौन इंक्रीज करता है, कैल्शियम। सोइल में जितना ज्यादा कैल्शियम होगा सोइल में उतना ज्यादा फ्लोक्यूलेशन होगा, और सोइल में जितना ज्यादा फ्लोक्यूलेशन होगा सोइल है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उतनी क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। यानी जितना फ्लोक्यूलेशन होगा उतनी सोइल अच्छी होने वाली है। फ्लोक्यूलेशन जब कब होगा, जब कैल्शियम होगा। इसलिए दोस्तों अपन जब प्रॉब्लमेटिक सोइल पढ़ते हैं कि एसिडिक सोइल में लाइम ऐड करते हैं। लाइम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे डोलोमाइट हो गया, लाइम हो गया, ठीक है, या इसको लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, ब्रंट लाइम हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, लाइम के टाइप है। इसी प्रकार अगर अपन एल्कलाइन सोइल की बात करें, एल्काली सोइल की बात करें, सोडिक सोइल की बात करें, तो उनके रिक्लेमेशन के लिए भी किसका यूज करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है। तो सोइल के अंदर जितने ज्यादा कैल्शियम होगा उतने ज्यादा फ्लोक्यूलेशन होगा, जितने ज्यादा फ्लोक्यूलेशन होगा सोइल उतनी ज्यादा क्या होने वाली है, बेस्ट होने वाली है। क्योंकि ये फ्लोक्यूलेशन मींस होता है सोइल का एग्रीगेट बनना। क्यों बेस्ट होता है, सोइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब बात करेंगे, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा आपको, मेरे साथ बने रहे लास्ट तक, टाइम दे, ठीक। चलो
नेचुरल हो गया 8। ये नेचुरल की बात कर ली, या तो फ्लोकुलेशन के कारण, कैल्शियम कारण, या फिर ऑर्गेनिक मैटर कारण। फ्लोकुलेशन एल्यूमिनियम भी इंक्रीज करता है, मैग्नीशियम इंक्रीज करता है, कैल्शियम भी करता है, लेकिन मेनली कैल्शियम पड़ता है। क्यों इंक्रीज करते हैं आगे बात करेंगे। एक नेचुरल, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करता है। तो जो नेचुरल एग्रीगेट है, एक तो बन सकता। आर्टिफिशियल कैसे बनता है सर? आर्टिफिशियल वाला बना के दिखाओ। आर्टिफिशियल की बात कर लेते हैं। ये देखो अपन खेत के अंदर ट्रैक्टर चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं भाई? ट्रैक्टर चला रहे हैं। दिखा ट्रैक्टर? ये यहाँ से भाई साहब है, ये ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये ट्रैक्टर चलाते हैं दोस्तों, पीछे अपन जुताई करते हैं। क्या करते हैं? जुताई करते हैं, प्लोगिंग करते हैं, हेरो चलाते हैं, ठीक है, कल्टीवेटर चलाते हैं। तो सोइल के अंदर जो अपन क्या करते हैं, इस प्रकार के जो कल्टीवेटर चलाते हैं, तो कल्टीवेटर चलाने से या जो प्लोगिंग करते हैं, प्लाउ चलाते हैं, ठीक है, तो उससे बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बन जाते हैं। देखे होंगे, खेत में गए होंगे भाई, सारे के सारे गए कि नहीं गए, कि खेत के अंदर ट्रैक्टर चलता है तो बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, ठीक है, किससे? प्लाउ से। ढेलों को तोड़ने के लिए फिर अपन हेरो चलाते हैं। हेरो से छोटे छोटे ढेले बन जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, बड़े बड़े ढेले टूट जाते हैं। फिर भी छोटे छोटे ढेले रह जाते हैं, उनको तोड़ने के लिए पाटा चलाते हैं। खेत में क्या चलाते हैं? पाटा। तो ट्रैक्टर चलाने से जो ढेले बने हैं, मारवाड़ी लैंग्वेज जो कहे तो हमारे कहते हैं, मैं नागौर का रहने वाला, हमारे वहां पर डग्गड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? डग्गड़। की खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाया, ट्रैक्टर चलाने से बड़े बड़े डग्गड़ बन गए। तो जो डग्गड़ होते हैं, ढेले होते हैं, जो सोइल के एग्रीगेट होते हैं, जो ट्रैक्टर चलाने से बनते हैं, आर्टिफिशियली बनते हैं, अपन ने बनाए हैं वो, ठीक है। देख, तो आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। अब देखो, अपन ने पेडोलॉजी की बात की थी, और पेडोलॉजी ने कहा था कि मेरे अकॉर्डिंग सोइल क्या है? नेचुरल बॉडी है। क्या है? नेचुरल बॉडी है। यानी इसके अंदर पेडोलॉजी में नेचुरल वर्ड आ रहा है। कौन सा आ रहा है? नेचुरल वर्ड। और पेड भी कहां से लिया अपन ने? पेडोलॉजी से लिया है। इसलिए याद रखिएगा, सोइल के अंदर जो नेचुरल एग्रीगेट होता है, कौन सा? नेचुरल सोइल एग्रीगेट होता है। इस नेचुरल सोइल एग्रीगेट को ही अपन किसके नाम से जानते हैं? पेड़ के नाम से। मेरे ख्याल से दोस्तों आपके कभी कंफ्यूजन है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कंफ्यूजन? इसका मैंने आपको रीजन यहीं पे बता दिया, एग्रीगेट, ठीक है, इसमें डबल जी आता है, ठीक है। एग्रीगेट के अंदर नेचुरल सोइल एग्रीगेट है, पेड कहेंगे। नेचुरल क्यों कहेंगे? पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। नेचुरल आया, पेडोलॉजी। पेड भी कहां से लिया है? पेडोलॉजी से। नेचुरल सोइल एग्रीगेट को पेड कहेंगे। और दोस्तों जो कौन सा होता है? आर्टिफिशियल होता है। कौन सा होता है? आर्टिफिशियल। ट्रैक्टर चलाने से जो सोइल एग्रीगेट बनता है उसको क्या कहते हैं? क्लोड कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, पढ़ाओ, आप तो पढ़ाते रहो, समझाते रहो सर में। चलो भाई, यहाँ तक सारे मेरे ख्याल से सबके क्लियर है, हो चुका होगा। चलो ठीक है सर, लिखने के लिए टाइम ही नहीं दिया भाई। चलो देख लेते हैं, एक बार लिख लीजिएगा ना, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या एक बार वीडियो को रोक के ऐसी चीजें लिख लिया करो, छोटी छोटी नोट डाल लीजिएगा। पेडोन के बाद में वो लिख लीजिएगा, पेड किसको कहते हैं, क्लोड किसको कहते हैं। अंग्रेजी में समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, फर्स्ट बार एमएससी का पेपर देंगे, घबराते हैं कि गुरुजी सर जी अंग्रेजी समझ में ही को नहीं आया, याद ही को नहीं रही अंग्रेजी। तो ऐसी कंडीशन आए तो क्या कर लेना है आपको, इसके साथ लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेना है ढेले, डग्गल, जो भी आपके आते हैं, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, हिंदी के अंदर इनके पास में लिख लेना है। तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। वीडियो को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, रोक के चीजें जो नोट्स हैं बना लेंगे। बाकी जो नोट्स है वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर एज इट इज लिखता हूँ, उन्हीं को क्या कर लेना है आपको अपने नोट्स के एज ए नोट्स अपने कॉपी के अंदर क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपनी बात हो गई, किसकी बात हो गई, पेडोन, और या अपन कह सकते हैं ब्रांचेज ऑफ सोइल साइंस। अब अपन बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। देखो दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनमें से सोइल साइंस से जो इंस्टीट्यूट रिलेशन रखते हैं उन सभी इंस्टीट्यूट की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन सोइल साइंस पढ़ेंगे तो बार बार ये चीजें काम में आने वाली है, इसलिए सारे इंस्टीट्यूट है अपन एक साथ पहले क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, सबसे पहला पढ़ रहे हैं IEEE, नाम सुना होगा, जो आपने नाम सुना है उस IEEE की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देख लीजिएगा जो भी हो, दो IEEE है, दोनों की अपन बात करेंगे। IEEE इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस,
इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस। दोस्तों अगर बात करें ISSS की बात करें, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस की बात करें, तो ये स्टार्ट कब हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। क्या बना? ISSS। और दोस्तों इस ISSS का 1998 के अंदर नाम चेंज कर दिया गया था, और इसका नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया गया था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस। क्या कर दिया गया था? यानी सोसाइटी की जगह क्या नाम ले आए थे? यूनियन कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1998 में। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, जिसको प्रेजेंट टाइम में किसके नाम जानते हैं? IUSS के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1998 के अंदर जब मेरे ख्याल से आपका जन्म हुआ होगा, उस टाइम इसका सोसाइटी से यूनियन कर दिया गया है, और प्रेजेंट टाइम के अंदर उसको IUSS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दोस्तों IUSS या ISSS के हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वियना में है। कहाँ पे है? वियना में है। और दोस्तों ये वियना है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के अंदर है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के अंदर। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रिया लिखा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा है। और दोस्तों यही क्वेश्चन अभी कब पूछा गया था? SRF 2020 के अंदर पूछा गया था कि ISSS है, ये पूछा गया था कि ISSS का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो उसके अंदर से क्या दे रखे थे? कंट्री के नाम दे रखे थे। तो ये कहाँ पे भाई? ISSS ऑस्ट्रिया के अंदर है। अरे जब SRF में पूछ सकते हैं तो अपने प्री PG में भी पूछ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ISSS का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में, जिसको प्रेजेंट टाइम में IUSS के नाम से जानते हैं। एक दोस्तों अपने वर्ल्ड के अंदर क्या होती है? सोइल साइंस की कांग्रेस होती है। क्या होती है? कांग्रेस। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सोइल साइंस के नाम जानते हैं, और ये प्रत्येक 4 साल में हेल्ड कराई जाती है। कितने साल में? हर 4 साल बाद में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सोइल साइंस है, ये कंडक्ट कराई जाती है। किसके गाइडेंस के अंदर है? ISSS के गाइडेंस में। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सोइल साइंस है, ये कितने साल बाद में कंडक्ट कराई जाती है? कितने साल बाद में? प्रत्येक 4 साल बाद में। और किसके गाइडेंस में? ISSS या IUSS के गाइडेंस के अंदर करवाई जाती है। यहां तक इसके अंदर किसी को दिक्कत है क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ो। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस कब स्टार्ट की गई थी? 1924 के अंदर। ठीक है, और इसका 1998 में नाम IUSS सोसाइटी से यूनियन कर दिया गया था। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। और ये ISSS है, प्रत्येक 4 साल बाद में क्या कराती है? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सोइल साइंस है, उसको करवाती है, जिसके अंदर सोइल साइंस से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल है उन सब पे क्या की जाती है? बातचीत की जाती है, डिटेल की जाती है, मतलब बातचीत करते हैं जो भी हो। एक होती है दोस्तों ISSS, एक और है। क्या है? याद रखिएगा, आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। जैसे वो SR 2020 के अंदर पूछा गया था, तो उसके अंदर इंडिया का कहीं नाम ही नहीं था। इसका मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? ऑस्ट्रिया हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। IUSS ISSS आया था ऑप्शन में, यहाँ पे भी ये ISSS हो रहा है। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होती है इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। वहां क्या था? इंटरनेशनल था। यहाँ क्या है? इंडियन है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। इंडिया भी आई से स्टार्ट होता है, इंटरनेशनल भी कहां से स्टार्ट होता है? आई से स्टार्ट होता है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 1934 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1934 में। स्टार्टिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था। कहाँ पे था? कलकत्ता के अंदर। और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, न्यू दिल्ली। पहले स्टार्टिंग में कलकत्ता में था, अभी न्यू दिल्ली में। कब स्टार्ट हुआ इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस इंडिया में? 1934। ISSS के सोइल साइंस की बहुत सारी बुक आती है, आपने देखी होगी। ISSS की आती है तो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस। अगर आप सोइल साइंस से JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ISSS की बुक आती है फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, जरूर पढ़िएगा दोस्तों। अच्छी किताब है, बढ़िया किताब है। इस ISSS का पुराना एडिशन है। ठीक है, इसको ओपन फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस के नाम से जानते हैं। जो बुक वगैरह निकलाती है सोइल साइंस रिलेटेड पब्लिकेशन वगैरह यहीं से होते हैं, ISSS से होते हैं। ठीक है, एक दोस्तों USDA। क्या है? USDA जो इंपॉर्टेंट है आपको वही बता रहा हूँ। USDA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड। क्या है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अपन आगे बात करेंगे कि यूएसडीए ने ये क्लासिफिकेशन दिया, IEEE ने ये क्लासिफिकेशन दिया, तो पता होना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है कहाँ? यूनाइटेड स्टेट में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट। सर यूनाइटेड स्टेट में कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका यूनाइटेड स्टेट में भी कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन के अंदर है। किसका हेडक्वार्टर है भाई? यूएसडीए का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? यूएसडीए का। तीन इंपॉर्टेंट थे, तीनों के तीनों जो अपने सोइल साइंस के अंदर लीडिंग इंस्टीट्यूट थे उनके मैं क्या कर चुका हूं दोस्तों, यहां तक है बात कर चुका हूं। वर्ल्ड लेवल पे बात की है मैंने। अब इंडिया के अंदर बात कर लेते हैं कि अपने सोइल साइंस से रिगार्डेड या सोइल साइंस से रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, 4-5 जो भी है उन सब की अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। एक दोस्तों IISS, फुल फॉर्म मेरे साथ बोलेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस की अगर दोस्तों बात करें तो यह कहाँ पे सिचुएटेड है? तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस है, ये भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। और भोपाल है किसका कैपिटल है भाई? जिस प्रकार राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, उसी प्रकार MP की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के अंदर है। पूछा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस है कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो कहाँ पर? भोपाल, MP में। एक दोस्तों ये पूछा जाता है, ये अपने JRF में पूछा गया क्वेश्चन है कि IISS इज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी कौन से ईयर के अंदर बना था ये? तो ये दोस्तों बना था 1988 में। कब बना था? 1988। कुछ नहीं करना है, IISS है, 2 लाइन खींच देना है। क्या बन गया? 88 बन गया। क्या बन गया? 88 बन गया, 1988। समझ में आया यहाँ तक? ये इंस्टीट्यूट हो गया। बाकी दोस्तों आप सब समझदार है, पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको। मैं आपको एक साथ नोट्स कलेक्ट करवा रहा हूँ, बस इतना ही करने का काम है। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ दोस्तों। एक मेरा बहुत बढ़िया मतलब है, ये कह सकते हैं स्लोगन है, या मेरी जो सबसे बढ़िया लाइन है जो मैं हमेशा बच्चों को सुनाता हूँ, वो है दोस्तों, ये आपकी जिंदगी है दोस्तों, आप इसे जैसे जीना चाहे वैसे जी सकते हैं, जिस मोड़ पे घुमाना चाहे उस मोड़ पे घुमा सकते हैं। हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं, आपके घर वाले केवल आपके पैसे लगा सकते हैं। दोस्तों पढ़ना आपको पड़ेगा, पेपर भी आपको देना पड़ेगा, और पेपर होने के बाद रैंक लगेगी, उसके बाद एडमिशन भी आपको लेना पड़ेगा, और दोस्तों MSc है वो भी आपको करनी पड़ेगी, जॉब भी आपको करनी पड़ेगी। हम नहीं कर सकते, हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं, घर वाले पैसे लगा सकते हैं, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। चलो ठीक है, बात याद रखिएगा, मेरी ये लाइन लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर, जो सबसे पहला पेज है उसके अंदर नोट कर लीजिएगा कि ये हमारी जिंदगी है, इसमें हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। हमारे गुरुजी है, सर है जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो भी सीनियर वगैरह है वो हमें केवल गाइड करेंगे, घर वाले पैसे लगाएंगे, पढ़ना खुद को पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है CSSRI। कौन सा है? CSSRI। इस CSSRI के अंदर में ये SS लिखा है, इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं भाई। क्या कर रहा हूं? अंडरलाइन। अब मैंने अंडरलाइन किया मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसकी CSSRI है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म। क्यों पूछी जाती है? अब देखो इसकी फुल फॉर्म में सीधी सी बता रहे हैं, वो सुनिएगा। सेंट्रल सोइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। महेश सर ने हमें सोइल साइंस पढ़ाई थी, इसलिए ये क्या हो गया, पहला ये ऑप्शन मिलेगा, सेंट्रल सोइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन याद रखिएगा इस SS का मतलब सोइल साइंस नहीं होता है। क्या नहीं होता? सोइल साइंस नहीं होता। अरे सर सोइल साइंस नहीं होता तो होता क्या है? आइए बात कर लेते हैं। कौन सा हो गया? सेंट्रल सोइल सैलिनिटी होता है भाई। क्या होता है? सैलिनिटी को अंडरलाइन कर लें, बोल्ड कर लें, या ब्रैकेट में लिख लें कि ये सेकंड वाला ऐसा, इसका मतलब है साइंस नहीं हो के सैलिनिटी होता है। क्या होता है? सैलिनिटी। तो सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है? सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दोस्तों ये सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है भाई? कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे भाई? अरे कहाँ पर है बताओ?
करनाल में है। करनाल कहाँ पे है भाई? करनाल सर 4 में है, हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में। सर स्टेब्लिश्ड कब हुआ था? स्टेब्लिश्ड हुआ था 1969 के अंदर। कब हुआ था? कब हुआ था? 1969। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है, नेक्स्ट कौन सा है? NBSS एंड LUP। अरे इतना बड़ा नाम सुना है क्या कभी? अरे क्या बात कर रहे हो सर, कई बार सुना है, रोज सुनते हैं सर ऐसे। तो अभी बात करेंगे कहाँ सुना है कहाँ नहीं सुना। सबसे पहले बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म होती है नेशनल, क्या होती है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। वापस फुल फॉर्म बता रहा हूं, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है कहां पे? कहां पे भाई? नागपुर में है। कहां पर है? नागपुर। और नागपुर कहां पे है? सर नागपुर वहीं पे है जहां पे मुंबई है। और मुंबई कहां पे है? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। राजस्थान का नागपुर किसको कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सबसे अच्छी गुणवत्ता के, अच्छी क्वालिटी के जो संतरे कहाँ, उनकी पैदावार कहाँ होती है? नागपुर में होती है। इसलिए राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ पे होता है? झालावाड़ में होता है। चलो NBSS एंड LUP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, या एक दो क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। आपने, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं दोस्तों। एक अपन पढ़ते हैं क्लाइमेटिक जोन, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्लाइमेटिक जोन। तो भारत को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? 10 में बांटा गया है। अरे नहीं रे, 10 में तो राजस्थान को बांटा गया है। भारत को 15 में बांटा गया है। कितने में? 15। यानी भारत के अंदर टोटल कितने जलवायु खंड है? हिंदी में कहते, अंग्रेजी में कहते एग्रो क्लाइमेटिक जोन। कितने? 15 है। राजस्थान में कितने? 10 है, ठीक है। और ये जो अपना क्लाइमेटिक जोन है 15 है। ये अपन कहते रहे 15 है। अरे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किए हैं 15 में? ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है, तो जो इंडिया के अंदर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है कितने? अपने 15, ठीक है। तो ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ये किसके अकॉर्डिंग है? अपन ने जो अभी इंस्टीट्यूट पढ़ा था, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है कि ICR के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? ICR के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? तो ICR के अकॉर्डिंग कितने हैं दोस्तों? 131 है। कितने हैं? 131। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाए तो 15, NBSS एंड LUP के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 15, ICR के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 131। ये तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। एक होते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन। कौन से होते हैं? एग्रो इकोलॉजिकल जोन। एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो दोस्तों इंडिया के अंदर एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, इनके नंबर पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया। तो दोस्तों एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो 20 है। कितने? 20। पहले 21 थे, इसलिए कोई आप पुरानी बुक पढ़ोगे तो उसमें 21 मिलेंगे, लेकिन अभी आप अगर कोई नए एडिशन पढ़ते हो तो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? 20 है। आपको 20 वाला भी ऑप्शन मिलेगा, 21 वाला भी मिलेगा। कौन सा राइट करके आना है? 20 वाला राइट करके आना है। करके आओगे कि नहीं आओगे? बिल्कुल करके आ जाएंगे। यहीं पे दोस्तों एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, किसके अनुसार पूछे जाते हैं? कि अकॉर्डिंग टू ICR एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया। किसके अकॉर्डिंग? ICR के अकॉर्डिंग। ICR के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो कितने भाई? 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे, एक साथ हो गए, कंफ्यूजन दूर हो गया। कहीं इधर उधर की बुक हैं उनमें झांकना नहीं पड़ेगा, सारे एक साथ में नोट्स लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, तो बात ही नहीं की भाई। तो अपने नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा सर, आप पढ़ा और हम याद नहीं रखे, हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। अब देखो पहले तो फुल फॉर्म की बात करते हैं, इसके बारे में बात बाद में करेंगे अपन। फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च
रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखा भाई, सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब देखो ये होगा कहां पे, बात कर लेते हैं। इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं? सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन मीन्स अपन क्या कर रहे हैं, इनको कम कर रहे हैं, रोक पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका नुकसान हो रहा है, नुकसान को क्या कर रहे हैं, रोकने का ये क्या है, इंस्टीट्यूट है। दोस्तों अगर अपन बात करें उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं, यानी झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? झीलों की नगरी के नाम से, सबने नाम सुना होगा। तो और दोस्तों अगर अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर एक ऐसा जगह भी है जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं, पहाड़ियों की नगरी के नाम से जानते हैं, हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो जिस प्रकार उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम जानते हैं, उसी प्रकार दोस्तों देहरादून को, किसको, देहरादून को पहाड़ियों की नगरी के नाम जानते हैं, क्योंकि वहां पे पहाड़ी ही पहाड़ी है भाई। क्या है? पहाड़ी ही पहाड़ी हैं। जब दोस्तों यहाँ पहाड़ी ही पहाड़ियाँ होंगी तो खेती भी कहाँ की जाएगी, इन पहाड़ियों पे की जाएगी, इन चट्टानों पे की जाएगी, इन रॉक्स पे क्या की जाती है, फार्मिंग की जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे जगह जगह क्या करते हैं, अपने फार्मर्स है वो यहाँ से इसको जगह जगह से फ्लैट करके यहाँ पे क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। बारिश होगी, यहाँ से पानी स्टार्ट होगा, सीधा सीधा कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। ढलान है, टोपोग्राफी कारण ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ से सोइल है उसको भी कहाँ ले आएगा, ये नीचे ले आएगा। तो जहाँ पे पहाड़ियाँ होगी वहाँ पे सोइल इरोजन ज़्यादा होगा, वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए कंजर्वेशन की ज़रूरत कहाँ है भाई, यहीं पर है। कहाँ पे? देहरादून में। क्यों? क्योंकि इसको अपन सिटी ऑफ हिल स्टेशन के नाम जानते हैं, हिंदी में कहे तो पहाड़ियों की नगरी के नाम जानते हैं। तो दोस्तों सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च वाला इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, अरे कहाँ पे है, देहरादून में है। लिख लीजिएगा देहरादून। और दोस्तों ये देहरादून है यूके में है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये कौन सा, उत्तराखंड वाला है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974। दोस्तों हम सारे इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में सारे इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट उसी जगह पे होते हैं जहां पे जो रिसर्च सेंटर होता है उससे रिलेटेड, यानी जिसका रिसर्च सेंटर उससे रिलेटेड फेवरेबल कंडीशन होती है या उसका प्रोडक्शन वहां पे सबसे ज्यादा होता है, उसी जगह क्या होता है, उसका इंस्टीट्यूट होता है। तो ये वाला कौन सा था, सबसे ज्यादा जो लॉस है वो सोलर वाटर का जो लॉस है वो देहरादून में, क्योंकि उसको हिल स्टेशन के नाम से, पहाड़ियों की नगरी के नाम जानते हैं, इसलिए ये इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ पे, देहरादून है, उत्तराखंड के अंदर है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ाओ सर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दोस्तों, एक अपने इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले, दोस्तों क्या होता था पुराने टाइम में, ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले की बात करें, जो अपना देश आजाद हुआ था उस समय की बात करें, तो जो अपने दादा दादी है उनसे मुझे सुनने में ऐसा मिलता है, मैं पूछता हूँ कभी, तो कहा जाता है कि उस समय खाने के लिए दाने नहीं थे, अन्न नहीं था, रोटी नहीं मिलती थी खाने के लिए, यानी प्रोडक्शन क्या होता था, कम होता था। प्रोडक्शन कम क्यों होता था, क्योंकि वहां पे सोइल के अंदर क्या करते थे, ऑर्गेनिक मेन्यूर का क्या करते थे, यूज करते थे, कार्बनिक खाद का यूज करते थे, मृदा में न्यूट्रिएंट है उनको मैनेज करने के लिए। ऑर्गेनिक मेन्यूर की बात करें तो इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं, एनपीके को, सेकेंडरी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को कहते हैं। इनको प्लांट को इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती थी और ऑर्गेनिक मेन्यूर में इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ऑर्गेनिक मेन्यूर में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन कम कंसंट्रेशन में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि अपने ऑर्गेनिक मेन्यूर थी वो क्या थी, परजेंट तो थी, यूज करते थे फार्मर, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है ये प्लांट को ज्यादा चाहिए थे और सोइल में क्या होते कम, इसलिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट की सोइल में डेफिशिएंसी थी, इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता था। इसके साथ क्या हुआ 1956 में, कब 1956 में इंडिया के अंदर यूरिया का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। किसका, यूरिया। भारत में यूरिया का फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ, 1956 के अंदर। इसी प्रकार बात करें 1967 के अंदर भारत के अंदर डीएपी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। किसका, डीएपी का। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के अंदर कि अपना देश आजाद हुआ था उससे पहले भारत के अंदर नाइट्रोजन का एकमात्र फर्टिलाइजर कौन सा था, तो जब 1947 की बात करें उससे पहले भारत में नाइट्रोजन का एक ही सोर्स था, यूरिया नहीं था, नहीं डीएपी था। ये कब बनने लगे, देश के आजाद होने के बाद 1956 और 1960
7। तो देश का आजाद होने से पहले भारत के अंदर जो नाइट्रोजन का एकमात्र फर्टिलाइजर था वो दोस्तों अमोनियम सल्फेट था। कौन सा था? अमोनियम सल्फेट था। अमोनियम सल्फेट के अंदर 20.6% नाइट्रोजन और 24% क्या प्रेजेंट होती है? सल्फर प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा नोट्स के अंदर। अब देखो देश आजाद हुआ उसके बाद में यूरिया और डीएपी का क्या हुआ? प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और अपन जानते हैं कि जो सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ते फर्टिलाइजर कौन से? यूरिया और डीएपी। इनका प्रोडक्शन हुआ तो फार्मर्स यूज करने लगे, फार्मर्स ने यूज किया तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी? कंसंट्रेशन है या डेफिशिएंसी थी या जो अपन कह सकते हैं रिक्वायरमेंट थी प्लांट की वो कंप्लीट हुई, प्रोडक्शन एकदम से क्या हुआ? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के अपन दो रीजन पढ़ते हैं। तो ये था कि इंडिया के अंदर जो वीट और राइस है उनकी ड्वार्फ वैरायटी है उनको इंपोर्ट कर लिया था, और एक कौन सा था कि इंडिया के अंदर यूरिया और डीएपी इसका प्रोडक्शन क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। ये रीजन है कि अपनी जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो सफल हो गई थी। धीरे धीरे फार्मर्स ने देखा, किसानों ने देखा, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया के अंदर हर आदमी लालची है। हर आदमी क्या है? लालची। सब अपना फायदा देखते हैं, पैसे चाहिए सबको, चाहे कुछ भी करना पड़े, सामने वाले की जान जाए कोई मतलब नहीं है, अगला मर रहा है मरने दो, हमारे पास पैसे आ रहे हैं। इतना लालची हो गया दोस्तों। आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से ज्यादा दिन की ये पृथ्वी नहीं बचेगी। मेरे ख्याल से 200 साल, 500 साल, 1000 साल के अंदर अगर ऐसा चलता रहा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। एक दूसरे को मार देंगे आपस के अंदर मनुष्य। कैसे मार देंगे? प्रोडक्शन बढ़ा, फर्टिलाइजर्स का क्या करने लगे? बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करने लगे। कीट लग गए, इंसेक्ट का अटैक हुआ, इंसेक्टिसाइड का यूज कर लिया, डीजी लगी, फंगीसाइड का यूज कर लिया, निमेटिसाइड का यूज कर लिया। और आजकल तो ये होता है कि कोई सा भी हो, चाहे डिजीज लगे, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, केमिकल लाओ और क्रॉप में डाल दो, सोइल में डाल दो। आज सोइल इतनी टॉक्सिक हो गई है, अब सोइल टॉक्सिक होगी तो उसका जो भी टॉक्सिन है, अपन यूरिया के खा के देखो भाई, यूरिया खाओ, डीएपी खाओ, कोई इंसेक्टिसाइड खा के देखो, फटाफट किसको महाकाल को प्यारे हो जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे। क्यों चल जाएंगे? इनका यूज कर रहे हैं। किनका यूज कर रहे हैं? केमिकल्स का, टॉक्सिन का जहर डाल रहे हैं सोइल में। सोइल में जहर डालेंगे तो पौधों में आएगा, और पौधों के अंदर जहर आएगा तो पौधों को अपन खा रहे हैं, अपने अंदर आएगा। अपन एक साथ कम खा रहे हैं, कम आ रहा है इसलिए अपन मर नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? शरीर के अंदर टॉक्सिन तो जा रहा है, जहर तो जा रहा है। आजकल नए नए से रोग आते हैं, पता ही नहीं चलता, डॉक्टर नहीं पहचानते कौन सा रोग हो गया। ये लो रोग हुआ, खत्म हुआ, ऊपर चल गए, डॉक्टर ने कहा ही नहीं कौन सा रोग था। क्यों नहीं पता भाई? जहर डाल रहे हैं। अब क्या कर रही है? सोइल है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं? फार्मर्स है, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, नई नई डिजीज आ रही है। इसके कंट्रोल के लिए भी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है और राजस्थान गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्या दे रही है? बढ़ावा दे रही है। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम के अंदर जो राजस्थान गवर्नमेंट है, अगर कोई फार्मर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो 1 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के 10,000 रुपए पर हेक्टेयर देती है। कितने? 1 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो सरकार कहती है तुम प्रोड्यूस करो, तुम्हारा तुम ही रखो, हम सामने से तुम्हें कितने रुपए दे रहे हैं? 10,000 रुपए दे रहे हैं। आपसे भी अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है तो अपने दुर्गापुरा के अंदर इंस्टीट्यूट है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर वही देखता है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला। ठीक है, चलो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। ऑर्गेनिक सोइल क्या हो गई थी? टॉक्सिक हो गई थी, जहरीली हो गई थी। इसी को देखते हुए अपने भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया? 2015 में 2015 के अंदर सोइल हेल्थ कार्ड रिलीज किया। उसके अंदर सोइल की हेल्थ की क्या की जाती है? टेस्टिंग की जाती है। अब देखो हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर कॉलेज के अंदर सोइल टेस्टिंग की लैब होती है। कौन से डिपार्टमेंट में? सोइल साइंस के डिपार्टमेंट में। वहां पे सोइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, सोइल की टेस्टिंग की जाती है। अब जब सोइल की टेस्टिंग करेंगे, सोइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, तो दोस्तों प्रोफेसर है वो भी वहीं पे रहते हैं, वो भी देखेंगे। किसी न किसी प्रोफेसर के अंडर में चलती है लेब है जो, और अगर उनके अंडर में चलेगी तो रिपोर्ट बनाते हैं। तो जैसे कि आप रॉयल इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ोगे तो सबसे पहले लिखा रहता है बड़ा सा रॉयल इंस्टीट्यूट, उसके बारे में लिखा रहता है सोइल साइंस का सब्जेक्ट है ये, या अपने एग्रोनॉमी है, इंटोमोलॉजी है। सबसे पहले क्या लिखा है? रॉयल इंस्टीट्यूट। तो जो लीडिंग इंस्टीट्यूट होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसका क्या रहेगा? सबसे ऊपर नाम रहेगा। तो सोइल साइंस के अंदर ही ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला इंस्टीट्यूट है, वो भी अपन को पूछे जा सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के 2 इंस्टीट्यूट है, उनकी अपन क्या कर लेते हैं? यहीं पे बात कर लेते हैं। यहीं पे मैं आपको क्या कर देता हूं? बता देता हूं। तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है कौन सा है? NIOF, फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं है। कहां पे है सर? ये
ये गाजियाबाद में है। कहाँ पर है? गाजियाबाद में है, गाजियाबाद। और दोस्तों गाजियाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपी के अंदर है, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2003 और 2004। अगर आपको एक ही ऑप्शन करना पड़े तो दोस्तों आप 2004 करके आएंगे। कौन सा करके आएंगे? 2003 भी ऑप्शन में हो, 2004 भी हो तो कौन सा करेंगे? 2004 वाला करके आएंगे। क्लियर यहाँ तक? अब देखो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। क्या कर रही है? बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा देगी तो फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। स्टेट है वो भी क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। तो धीरे धीरे बढ़ावा देते देते कोई ना कोई ऐसा स्टेट होगा जो सबसे पहले फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट होगा, जिसमें 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती हो। तो भारत का जो प्रथम संपूर्ण जैविक खेती वाला, अंग्रेजी में कहे तो फर्स्ट स्टेट विच इज फुली ऑर्गेनिक स्टेट, 100% ऑर्गेनिक स्टेट। और वो दोस्तों स्टेट था अपने सिक्किम। कौन सा था? सिक्किम। 2016 के अंदर, 2016 के अंदर सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट था वो फर्स्ट कौन सा स्टेट था? तो कौन सा था? सिक्किम। अभी हाल फिलहाल जो आपकी उत्तराखंड है उसको भी फुली ऑर्गेनिक स्टेट है वो डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कौन सा था? सिक्किम। अब सिक्किम को फुली ऑर्गेनिक स्टेट क्या किया गया? डिक्लेयर। और जब डिक्लेयर किया जाएगा तो मैंने कहा उससे रिलेटेड फेवरेबल कंडीशन होती है, तो वहां पे उसका इंस्टीट्यूट भी खोला जाता है। और जब 2016 के अंदर फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट डिक्लेयर किया गया था सिक्किम को, उसी समय ऑर्गेनिक फार्मिंग का वहां पे एक इंस्टीट्यूट खोला गया था, जिस इंस्टीट्यूट का नाम था नोप्री। कौन सा क्या नाम था? नोप्री। पूरा नाम देख लें, ये नियोप है, ये नोप्री है। फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, है ना? नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है भाई? ये गंगटोक में है। कहां पर है? गंगटोक। याद रखिएगा दोस्तों, गंडगड़ा टोक नहीं है ये, गंडगड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, कुत्तों की बात नहीं। गंगटोक जगह का नाम है और ये सिक्किम की कैपिटल है, सिक्किम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2016 के अंदर। तो डेट की बात कर लेते हैं, 10 फरवरी 2016, 10 फरवरी 2016 को सिक्किम के जो राजधानी गंगटोक, वहां पे नोप्री इंस्टीट्यूट खोला गया। कौन सा इंस्टीट्यूट खोला गया? नोप्री इंस्टीट्यूट है खोला गया। मेरे ख्याल से ये 3 इंस्टीट्यूट लिखा है, ये आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये क्लियर हो गए तो दोस्तों नेक्स्ट इंस्टीट्यूट उनके अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। 1-2 इंस्टीट्यूट और जिनकी अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है IIRS। नेक्स्ट है IIRS। सर नाम सुना ही नहीं? अरे सुना नहीं है, मैं सुना रहा हूं आपको, देख लीजिएगा। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। दोस्तों रिमोट सेंसिंग अपने सिलेबस में है, इसलिए इससे रिगार्डिंग या रिलेटेड अपने 2 इंस्टीट्यूट है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको एक साथ लिखा रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूं या आपको एक अच्छे तरीके से एक अच्छे नोट से एग्जाम कलेक्ट करा सकता हूं, आप ही को पढ़ना पड़ेगा। चलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर है सर? ये देहरादून में। कहां पे है? देहरादून। और ये देहरादून कहां पर है भाई? ये यूके के अंदर उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। IIRS है, ये कब बना सर? ये बना था 1966 में। कब बना था? 1966, 1966 में। एक इंस्टीट्यूट है NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, रिमोट सेंसिंग एजेंसी। चलो, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। सर कब बना था? ये बना था 1974 में। कब? 1974 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और दोस्तों ये एजेंसी है, इसको कब? 2008 के अंदर, 2008 के अंदर इस एजेंसी को सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया था। किसमें? सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और दोस्तों ये आपका इंस्टीट्यूट है कहां पे?
ये दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद। हैदराबाद कौन से स्टेट में भाई? तमिलनाडु में, तेलंगाना में? तब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, उससे पहले तमिलनाडु में आता था, अब तेलंगाना अलग हो गया। तो कहाँ, कौन से स्टेट में ये? तेलंगाना के अंदर है, यानी हैदराबाद के अंदर। कौन सा है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। 2008 से पहले क्या था इसका नाम? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। इसकी बात करें IIRS 1966 और NRSC कब? 1974 में क्या होता? इस्टेब्लिश्ड हुआ था, हेडक्वार्टर हैदराबाद में। तो दोस्तों ये सोशल साइंस से रिलेटेड जो अपने इंस्टीट्यूट थे उन सब की अपन क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? ओके। अब दोस्तों अपन बात करेंगे अपना जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, इससे रिलेटेड जो जनक है, फादर है, उन सब की अपन एक साथ क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं, ताकि कभी भी आपके कंफ्यूजन नहीं हो। तो कुछ फादर है 7-8 सब्जेक्ट से सोशल साइंस से रिलेटेड, जो 7-8 फादर है उन सब की अपन एक साथ क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ फादर है, जनक है, उनकी अपन एक साथ क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं, ताकि आगे अपने कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो 7-8 है, उन सब की अपन एक साथ क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं, एक साथ उन सबको लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा फादर रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट, है ना। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी फादर है उन सब की अपन क्या कर लेते हैं? एक साथ है बात कर लेते हैं। इसके बाद मम्मी की बात करेंगे, लेकिन दोस्तों सोशल साइंस से रिलेटेड को मम्मी है ही नहीं, सारे के सारे पापा ही पापा है, मम्मी एक भी नहीं है। और दोस्तों जब जब मैं फादर पढ़ाता हूं तब मेरे क्वेश्चन, मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं सर? हमें भी बता दो, हमारे दिमाग में भी 2 क्वेश्चन आ जाए। एक तो जब भी किसी सब्जेक्ट का नाम पढ़ते हैं तो मैंने कभी तक आज तक जो फादर के अंदर पढ़ते हैं तो कभी किसी लेडीज का नाम नहीं देखा। एक क्वेश्चन यह आता है कि मैंने बहुत सारी मूवियां देखी है, आपने भी देखी होगी भाई, देखी कि नहीं देखी? सबने देखी है, अपने लाइफ में भी देखा होगा, जिंदगी में भी देखा होगा। अरे मूवियां देखते हैं या फिर रियल लाइफ में देखे हैं तो कोई बॉयज होता है, आदमी होता है, लड़का होता है, वो कोई कांड कर देता है, आतंकवाद फैला देता है, किसी की हत्या कर देता है, तो उसको फांसी की सजा देते हैं। कौन सी सजा देते हैं? फांसी की। मैंने तो आज तक ये नहीं सुना कि किसी छोरी को या किसी लड़की को या किसी औरत को फांसी दे दी गई हो। आपने सुना है कभी कि उसको फांसी हो गई? अरे आदमियों को तो देते हैं, पानी सुने हैं कि लादेन को फांसी दे दी थी, किस छोरी को दिया? आज तक नहीं दी। मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, आपको पता हो तो आप मुझे बता देना कि सर यहाँ पे कुछ था, उस लड़की को फांसी दी। मैंने आज तक कभी ऐसा सुना नहीं है, इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया और ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको पता हो तो आप मेरे साथ वापस शेयर कर सकते हो। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले बात करें सोशल साइंस की बात करें, क्योंकि अपना सब्जेक्ट तो यही है। तो फादर ऑफ सोशल साइंस, दोस्तों फादर ऑफ सोशल साइंस की बात करें तो दोस्तों फादर ऑफ सोशल साइंस है, ये कौन है? वीवी डोकोचेव। कौन है? वीवी डोकोचेव है। कौन है भाई? वीवी डोकोचेव है। क्या आपने वीवी डोकोचेव को कभी देखा है? नहीं सर, कभी नहीं देखा। आओ मैं दिखा देता हूं आपको। ये है दोस्तों अपने वीवी डोकोचेव जी। कौन है? वीवी डोकोचेव। इनको अपन फादर ऑफ सोशल साइंस के नाम जानते हैं। इन्होंने सोशल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे काम किए थे, इसलिए इनको किसके नाम जानते हैं? फादर ऑफ सोशल साइंस के नाम से हैं। देख लिया, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, मैंने दिखा दिया भैया आपको, है ना। चलो, फादर ऑफ सोशल साइंस वीवी डोकोचेव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक दोस्तों अपने हैं पेडोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था, तो पेडोलॉजी के भी फादर है। तो दोस्तों बात करें फादर ऑफ पेडोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी, तो दोस्तों जो फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी है इसके फादर है वो भी कौन है? वीवी डोकोचेव है। याद रहेगा सर? बिल्कुल याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, रट्टे मार लेंगे, क्योंकि दोस्तों इनको समझाने वाली बात नहीं है, रट्टे मारने वाली बात है, इसलिए रट्टे मार लें। फादर ऑफ सोशल साइंस या फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी वीवी डोकोचेव। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड बात करें फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्योंकि दोस्तों अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है ये भी किस में पढ़ते हैं? सोशल साइंस में पढ़ते हैं, इसलिए इसकी भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, ये कौन है? कौन है भाई? जेवॉन लिबिक। कौन है? जेवॉन लिबिक। ठीक है, तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जेवॉन लिबिक। और दोस्तों जेवॉन लिबिक ने एक लॉ दिया था जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जेवॉन लिबिक ने कौन सा लॉ दिया था, या फिर ऐसा पूछा जाता है लॉ ऑफ मिनिमम वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? जेवॉन लिबिक। तो यहीं पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कि जो लॉ ऑफ मिनिमम है ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? अपने
जेवॉन लिपिक ने। अपने ही है भाई, अपन पढ़ रहे हैं तो अपने ही। चलो एक दोस्तों लॉ ऑफ मिनिमम यहीं पे मुझे एक याद आ गया, वो भी आपको बताता हूँ। एक लॉ ऑफ मैक्सिमम भी है, कौन है? लॉ ऑफ मैक्सिमम। और दोस्तों ये लॉ ऑफ मैक्सिमम है, ये अभी 24 नवंबर 2020 को ARO सोइल साइंस का पेपर हुआ था, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का, उसके अंदर पूछा गया था लॉ ऑफ मैक्सिमम कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तो लॉ ऑफ मैक्सिमम है ये किसने दिया था? वेलेस एंड वेलेस ने दिया था। किसने दिया था? वेलेस एंड वेलेस ने दिया था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। देखो यहीं पे 2 क्वेश्चन अपने एक्स्ट्रा याद हो गए। बहुत अच्छी बात है सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आना चाहिए भाई। समझ में नहीं आ रहा कमेंट करें, इंस्टीट्यूट की जो टोल फ्री नंबर है उन पे फ़ोन करें और बोल दें कि सर समझ में नहीं आ रहा, ये आप इस तरीके से पढ़ाओगे तो और अच्छा पढ़ा पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो फादर ऑफ सोइल साइंस या मॉडर्न पेडोलॉजी कौन है? वीवी डोको से। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जेवॉन लिपिक। ये क्या लिखा है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री लिखा है, कंफ्यूजन यहां से हो रहा है दोस्तों। अब मैं लिख रहा हूं सोइल केमिस्ट्री। क्या लिख रहा हूं? सोइल केमिस्ट्री। याद रखिएगा दोस्तों, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सोइल केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दोनों के फादर है वो अलग अलग है। तो सोइल केमिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों जो फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री है कौन है भाई? थॉमस है। कौन है? थॉमस है। याद रहेगा, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। आपको पूछा जाए फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री तो थॉमस, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जेवॉन लिपिक। तीनों याद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट फोर्थ बात कर लेते हैं, फादर ऑफ सोइल फिजिक्स। किसकी बात करें? सोइल फिजिक्स की बात करें तो दोस्तों फादर ऑफ सोइल फिजिक्स है वो कौन है? कौन है भाई? यह है हिलेल। कौन है? हिलेल। ओके क्लियर। नेक्स्ट 5 नंबर की बात कर लेते हैं। एक दोस्तों पढ़ते हैं पुणे कोलोइडल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोलोइडल केमिस्ट्री पुन पढ़ेंगे। कोलोइड पार्टिकल सॉइल में पाए जाने वाले वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिनकी साइज है या डायमीटर वो लेस देन 500 mm होता है। उन पार्टिकल्स को किसके नाम जानते हैं? पुणे कोलोइडल पार्टिकल्स के नाम से। और ये सारे जो कोलोइडल पार्टिकल्स है ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। इन्हीं कोलोइडल पार्टिकल्स पे क्या होती है? डिपेंड होती है। तो उन कोलोइडल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब उनके फादर की भी बात करेंगे। तो दोस्तों फादर ऑफ है कोलोइडल केमिस्ट्री, ये मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। ये कोलोइड उसी की बात करें जो अपन ने या आपने कोई पहले पढ़े होंगे 10th में 11th 12th में जो भी है। तो कौन है कोलोइडल केमिस्ट्री के फादर? कौन है? थॉमस ग्राहम है। कौन है? थॉमस ग्राहम। ठीक है भाई, दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, पढ़ाओ आप तो। फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री थॉमस ग्राहम है। नेक्स्ट 6 देख लेते हैं। एक दोस्तों पढ़ते हैं सोइल माइक्रोबायोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? सोइल माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो सोइल यानी सोइल में, माइक्रो यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी बायोलॉजी की स्टडी करना, यानी सोइल में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है वो कौन से सब्जेक्ट में की जाती है? सोइल माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। यानी फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी कौन है? यानी दोस्तों फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो दोस्तों ये है विनोग्राडस्की। कौन है? विनोग्राडस्की, जिसको फादर ऑफ है सोइल माइक्रोबायोलॉजी के नाम जानते हैं। क्योंकि जो विनोग्राडस्की है इन्होंने क्या किया था? सोइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन पर सबसे ज्यादा स्टडी की थी, इसलिए फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी कौन है? विनोग्राडस्की। और ये पूछा जाता है कि विनोग्राडस्की द्वारा कौन से बैक्टीरिया है उनको आइसोलेटेड किया गया था। तो इन्होंने 2 बैक्टीरिया को आइसोलेटेड किया था। वो कौन कौन से नाम लिखवा रहा हूं। एक तो था दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा था? क्लोस्ट्रीडियम, नाम सुना होगा। और दोस्तों एक सेकंड वाला था वो कौन सा था? पास्चुरियनम। कौन सा था? पास्चुरियनम। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो क्लोस्ट्रीडियम और पास्चुरियनम जो बैक्टीरिया है किसके द्वारा आइसोलेटेड किए गए थे? विनोग्राडस्की द्वारा आइसोलेटेड किए गए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम जानते हैं। और दोस्तों सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोस्तों आपने देखा होगा या नाम सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, एसिटोबैक्टर, सारे क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फादर है किसको कहते हैं? विनोग्राडस्की को। यानी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का फादर है वो भी कौन है? विनोग्राडस्की। तो आपको पूछा जाए फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी तो कौन है? विनोग्राडस्की। फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन है? विनोग्राडस्की। क्लियर? दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ो, आगे बात कर लेते हैं। अब देखो ये सारे अपने फादर पढ़े हैं वो अपने वर्ल्ड लेवल पे पढ़े हैं। किस लेवल पे?
वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पर भी होंगे, इंडिया में भी होंगे कि नहीं होंगे, इंडिया में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फादर ऑफ सोइल साइंस, किसकी बात कर रहे हैं, फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटी छोटी चीजें अपन को याद रखनी है, क्योंकि आजकल एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम है वो टफ होते जा रहे हैं, तो अपन को छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक एक कंफ्यूजन क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया कौन है भाई, JW लीथर है। कौन है, JW लीथर, याद रहेगा, यानी फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया JW लीथर, फादर ऑफ सोइल साइंस इन वर्ल्ड VV डोकोचु, जिनका डायग्राम मैंने आपको भी दिखाया था। एक दोस्तों एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यानी फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इन इंडिया। तो दोस्तों फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये भी कौन है, JW लीथर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो वापस देख लेते हैं एक बार कौन कौन से अपन ने पढ़े। सबसे पहले पढ़ा फादर ऑफ सोइल साइंस और मॉडर्न पेडोलॉजी VV डोकोचु, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जे वॉन लिबिग, जिन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, और लॉ ऑफ मैक्सिमम में कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, वेलेस ने। ये पूछा गया था ARO सोइल साइंस 2020 के अंदर, 24 नवंबर को पेपर था, उसके अंदर पूछा गया था लॉ ऑफ मैक्सिमम में कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री कौन है, थॉमस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फादर ऑफ सोइल फिजिक्स हिलेल, फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री थॉमस ग्राम, फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी विनोग्राडस्की, फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन विनोग्राडस्की। एक अपने सिलेबस के अंदर दोस्तों और दे रखा है, सोइल टेस्टिंग दे रखी है, सोइल टेस्टिंग की बात करेंगे तो दोस्तों फादर ऑफ है सोइल टेस्टिंग है, इसकी भी बात कर लेते हैं, फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग। तो दोस्तों फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग है, ये किसको कहते हैं, ट्रंक को कहते हैं, किसको कहते हैं, ट्रक को कहते हैं, ठीक है। जो भी स्पेलिंग देख लीजिएगा TROUG ट्रक, ठीक है। इसको किसके नाम जानते हैं अपन, फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग के नाम जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया JW लीथर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इन इंडिया JW लीथर। सारे क्लियर है, ठीक है। एक साल लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, सारे क्लियर हो जाएंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सारे फादर ऑफ ने क्या कर लिए, बात कर लिए। मम्मी की बात करें तो सोइल साइंस की मम्मी नहीं है सर, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।